नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में समय से पहले पहुंचा मानसून लोगों की जान पर आफत बन गया। असम और सिक्किम समेत नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसकी कुछ डराने वाली तस्वीरें आगे और दिखाऊंगा। पहले बाढ़ और बारिश से मची तबाही के आंकड़े देखिए। बारिश की वजह से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। ब्रह्मपुत्र और तीस्ता समेत नॉर्थ ईस्ट से गुजरने वाली 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 4.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अकेले असम में करीब 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य के 19 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सिक्किम में बारिश की वजह से करीब 50 जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है और इसके चलते 1500 से ज्यादा टूरिस्ट अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सेना और असम राइफल्स ने मिलकर ऑपरेशन जल राहत 2 लॉन्च किया हुआ है। लेकिन तनाव यह है कि फिलहाल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आसमान से बरस रही आफत से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने 5 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया। असम पर भी मानसून के जल्दी पहुंचने की भयंकर मार पड़ी है। राज्य के 19 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यह तस्वीर असम के श्रीभूमि इलाके की है, जहां सड़क कहां है, नदी कहां बह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिधर देखो पानी बहता दिख रहा है। लोग कमर तक डूबकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में बारिश की वजह से कुछ ऐसे ही हालात बन चुके हैं। घर डूब चुके हैं। घरों के अंदर भी बाढ़ के पानी ने एंट्री ले ली है और इसलिए आप देखिए वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षाकर्मी रस्सी की मदद से लोगों को बचाने में जुटे हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी उन पर नाव चलाकर लोगों को बचाया जा रहा है। कई इलाकों में तो सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के काम में लगाना पड़ा। हेलीकॉप्टर की मदद से पहाड़ियों या दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मानसून का समय से पहले आना कई राज्यों के लिए मुसीबत बना है। मानसून के जल्दी आने की वजह को समझना भी जरूरी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी अलग अलग वजहें हैं। पहली वजह अल नीनो वेदर पैटर्न। अल नीनो के तहत प्रशांत महासागर की सतह गर्म होने से दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ता है, लेकिन इस बार अल नीनो का न्यूट्रल होना मानसून के जल्दी पहुंचने की एक वजह बन गया है। दूसरी वजह है सोमाली जेट। ये लो लेवल विंड स्ट्रीम है, यानी निचले स्तर की हवा जो मॉरिशस और मेडागास्कर से चलनी शुरू होती है। मई के महीने में सोमाली जेट तेज हुई। इससे नमी भरी हवाएं अरब सागर से होते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक, यानी भारत के पश्चिमी तट तक पहुंची। सोमाली जेट के तेज होने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तीसरी वजह मेडन जूलियन ओसिलेशन। ये एक तरह का ग्लोबल वेदर डिस्टर्बेंस है और यह पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। इसके 2 फेज होते हैं। पहले फेज में हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं और बारिश के लिए नमी का ऊपर जाना जरूरी होता है। जब नमी ऊपर जाती है तो बादल बनते हैं और बारिश होती है। वहीं दूसरे फेज में हवाएं ऊपर से नीचे आती हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल बारिश नहीं होती। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार MJO यानी मेडन जूलियन ओसिलेशन का पहला फेज एक्टिव होने की वजह से मानसून जल्दी पहुंच गया है। चौथी वजह क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को भी मानसून के जल्द आने की एक वजह माना जा रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से वातावरण में नमी 6 से 8% तक बढ़ जाती है। साल 2025 में अब तक पिछले सालों के औसत से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है तापमान। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ज्यादा नमी पहुंची, जिससे बादल जल्दी बन गए। तो ये 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से मानसून जल्दी आ गया है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि गर्मी के मौसम के बाद भी मानसून भारत की तटीय इलाकों में क्यों और कैसे दस्तक देता है। दरअसल गर्मियों के सीजन में भारतीय उपमहाद्वीप अपने आसपास मौजूद महासागरों के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। ऐसे में गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। तापमान के इस अंतर की वजह से जमीन के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बन जाता है। यह कम दबाव का क्षेत्र हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं को खींचता है। भाई यहां पे गर्म हवा है, ये ऊपर चला, इधर आपका वैक्यूम बना तो इधर भाई हवा आएगी ना, दूसरी हवा तो जगह लेगी, तो वो हवा को बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से खींचता है। इस तरह मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और बारिश बनकर बरसती हैं। एक तरफ उत्तरी भारत में तूफान लोगों को परेशान कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मानसून की जल्दी एंट्री लोगों की जान पर आफत बन गई। तो पहाड़ों पर जून के महीने में हो रही बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास की है, जहां जून की शुरुआत में हुई भारी बर्फबारी ने टूरिस्ट की ट्रिप को यादगार बना दिया। देखिए ना भाई, लोग मजे ले रहे हैं, उनको वहां बर्फबारी दिख रही है जून में। इसी तरह उत्तराखंड के चमोली में
हेमकुंड साहिब में भी अचानक हुई बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जोजिला पास के पास अचानक आए एवलांच से हड़कंप मच गई। पहाड़ी के ऊपर से अचानक बर्फ का ऐसा सैलाब आया कि वहां से गुजर रहा श्रीनगर लेह हाईवे बर्फ से ढक गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त एवलांच आया उस वक्त हाईवे से कोई गाड़ी गुजर नहीं रही। यानी एक तरफ बारिश का कहर है, दूसरी तरफ जबरदस्त बर्फबारी हुई और एक तरफ तो भारत में पानी पानी दिख रहा है, उधर पाकिस्तान की हालत खराब है। वो तो अभी से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हफ्ते भर से शहबाज शरीफ इस्लामिक देशों के बीच मुस्लिम भाईचारे के नारे लगा रहे थे, भारत पर जीत का फर्जी ढोल पीट रहे थे। लेकिन शहबाज को दौरे के दौरान ही ऐसी रिपोर्ट मिली जिसने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान में बूंद बूंद पानी के लिए खून बहेगा। रिपोर्ट ही कुछ ऐसी आई है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद शहबाज इस कदर घबरा गए कि वो विदेश दौरे में ही गुहार लगाने लगे कि भारत ने पानी रोक लिया, कुछ करो भाई। एक बार शहबाज शरीफ को सुनिए, फिर उस रिपोर्ट में क्या लिखा है जो पाकिस्तान का गला सुखा दे रहा है वो भी बताऊंगा। शहबाज शरीफ का गला क्यों सूखा जा रहा है इसकी वजह भी समझिए। पाकिस्तान के सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण यानी IRSA ने बताया है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी तंत्र में पानी का बहाव 21% 21% कम हो गया है। पानी के फ्लो के कम होने से पाकिस्तान के 2 बड़े बांधों में पानी का लाइव स्टोरेज 50% तक कम हो गया है। इसमें पहला बांध है पाकिस्तान में झेलम नदी पर बना मंगला बांध और दूसरा बांध है सिंधु नदी पर बना तरबेला डैम। मंगला बांध की स्टोरेज कैपेसिटी 5.9 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन भारत के वाटर स्ट्राइक के बाद उसमें सिर्फ 2.7 मिलियन एकड़ फीट पानी बचा है, यानी आधे से भी कम। वहीं तरबेला बांध का भी यही हाल है। 11.6 मिलियन एकड़ फीट की क्षमता वाले इस बांध में अब सिर्फ 6 मिलियन एकड़ फीट ही पानी बचा है। इरसा का कहना है कि इन दोनों डैम में इतना पानी भी कम नहीं है कि नहरों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। यानी खरीफ की खेती से पहले पाकिस्तान की कमर टूट गई है। खरीफ सीजन के शुरुआत में ही फसल बोने की उम्मीदें चकनाचूर होती दिख रही हैं पाकिस्तान को। वहीं मंगला और तरबेला हाइड्रो पावर डैम को पूरा पानी नहीं मिल पाने से बिजली प्रोडक्शन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। बिजली कम बनने से पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा और इसलिए पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है कि न खाने को होगा न कमाने को होगा। सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाकर पाकिस्तान भारत की मिसाइलों से तो बच गया, लेकिन सिंधु जल समझौते को रद्द करके भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया उसका असर दिखने लगा है। पाकिस्तान की 90% खेती सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर टिकी है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के खरीफ की खेती पर संकट का मतलब है अब पाकिस्तान दाने दाने को तरस जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में खरीफ फसलों के तहत धान, कपास, गन्ना, मक्का, बाजरा और मूंगफली की खेती होती है। अब बुआई के लिए पानी नहीं मिल रहा, किसान परेशान हैं, बिना पानी के खेत बंजर हो रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब में धान की पैदावार सबसे अधिक होती है और पूरे पाकिस्तान का करीब 60%। वहीं पंजाब में होने वाले बासमती चावल के एक्सपोर्ट से पाकिस्तान में करीब $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर फॉरेन करेंसी आती है। अब बिना पानी धान की खेती मुमकिन नहीं हो सकी। यही वजह है कि पाकिस्तान के पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। पानी की कमी से पंजाब में कपास की खेती पर असर पड़ने जा रहा है। पंजाब में पूरे पाकिस्तान का करीब 70% कपास पैदा होता है। कपास से कपड़ा उद्योग चलता है। गारमेंट का पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 60% हिस्सा है। सिंधु जल समझौते के रद्द होने से पाकिस्तान के गारमेंट एक्सपोर्ट में रुकावट आने वाली है। कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान के सिंध में भी हैं। सिंध में भी धान, कपास और गन्ने की बुआई के लिए खेत तैयार नहीं है क्योंकि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी ही नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में कृषि की हिस्सेदारी करीब 20% है। 40% रोजगार वहीं से मिलता है, लेकिन अब पानी की किल्लत से वो ना तो धान उगा पा रहा है ना ही गन्ना। कपास की खेती पर भी संकट मंडरा रहा है। अब पाकिस्तान को सिर्फ मानसून पर ही भरोसा है, लेकिन मानसून आएगा तो पाकिस्तान बाढ़ से मरेगा क्योंकि भारत जब चाहेगा जितना पानी चाहेगा छोड़ देगा पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान ना फसल उगा पाएगा, उगा लेगा तो बाढ़ से भारत बर्बाद कर देगा। ये स्थिति बन सकती है।